At that time, I also got introduced to Bertrand Russell, the philosopher, and I read several of his books, and I found philosophy very interesting. कि हिंदुस्तान में philosophy departments का क्या हाल है? झोला लेके घूमते हैं सबसे रद्दी students philosophy पढ़ते हैं. People who control our countries and our societies are largely selfish people who want to dominate. You need at least 3 qualities to be successful in running a political party. You need to understand mass politics. You need to understand lots of people who are in your party. Thirdly, you need to be available 24/7. Supreme Court ने ही ये चेंज कर दिया कि भाई जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सिक्योर करने के लिए सिलेक्शन ऑफ जजेस भी जजेस के ही हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा. It scandalizes the court, it lowers the authority of the court, it's the grossest form of contempt, etc. Therefore, we sentence him to 3 months jail or 1 rupee fine. High Court ने dismiss कर दिया था. We had challenged the purchase of these aircrafts by pointing out प्रफुल्ल पटेल ने खूब बेईमानी करी थी उसमें. क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने आपके आइडियल्स को कॉम्प्रोमाइज किया? PILs are misused. What is your response to the criticism that PILs face? Which values guide your activism? Faith, ideology or empathy? एक आदमी को पकड़ लिया था तो उस समय मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको 2 चाटे मैंने भी मार दिए. अरे तो ये तो सही था ना, योर सेल्फ प्रोटेक्शन. कुछ तो जजों ने ही डरा रखा है कंटेम्प्ट के थ्रेट से. हमारी खामियों के बारे में बात करोगे तो फिर वो कंटेम्प्ट हो जाएगा. अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मूवमेंट को बिट्रे कर दिया क्योंकि नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और एपिसोड में. आज हमारे साथ गुफ्तगू विद के में है एक ऐसे दिलेर इंसान जिन्होंने कोर्ट को सिर्फ कानून की तरीके से नहीं देखा बल्कि कानून को उसकी ज़मीर में झांक कर देखा है. और उस इंसान ने गरीबों के लिए, देश के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है. कानून को बदलने के लिए या कानून में जो खामियां थी उसे चेंज करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए. प्लीज़ वेलकम विद अस टुडे एडवोकेट प्रशांत भूषण and let's dive into the mind of this legal eagle. Prashant, thank you so much for giving us time. Sir, we are going to start with your childhood so that people know more about how and where this sapling developed. Please tell us. आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी. हाँ, इंग्लिश इज़ बेटर. हाँ नहीं ठीक है. हाँ हिंदी इंग्लिश ओके. So, मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ था और मेरे घर पर बहुत लोग रहते थे जब मैं छोटा था क्योंकि मेरे बाबा का घर था और उस घर में मेरे चाचा और बुआ वगैरह तो आते ही रहते थे लेकिन उनके कज़न्स वगैरह भी आते रहते थे. तो काफ़ी चहल पहल रहती थी घर में और बड़े सारे इंटरेस्टिंग लोग आते थे जिनसे मुलाकात होती थी, बात होती थी. तो मुझे लगता है कि उस इंटरैक्शन से जो कि तरह तरह के हर एज के लोगों के साथ होता था उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ बचपन में. मेरे फादर तो एक बहुत बिज़ी लॉयर थे. जी, बड़े लॉयर थे. हाँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों के साथ नहीं स्पेंड करते थे लेकिन हमारी मदर ज़रूर काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी. लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हमारे कई कज़न्स वगैरह वहाँ रहते थे, ब्रदर सिस्टर वगैरह तो रहते ही थे, कज़न्स वगैरह भी रहते थे, तो इसलिए ज़्यादातर समय तो उन लोगों से इंटरेक्शन में या और लोग जो आते थे घर पर उन लोगों से इंटरेक्शन में जाता था. तो एक बहुत मल्टी डायमेंशनल इंटरेक्शन होता था विच आई थिंक वाज गुड फॉर एवरीबडी हु हैड दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन. और जहाँ पे घर में बहुत सारे लोग हो तो इंसान का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है बिकॉज यू आर टॉकिंग टू सो मेनी डिफरेंट पीपल एंड एज अ चाइल्ड यू लर्न इंटरेक्शंस. तो एक बहुत सिक्योर हाउस होल्ड था और कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी. कोई बहुत वेल्दी तो नहीं थे. हमारे घर पर कोई बहुत लैविश लग्जूरियस स्टाइल ऑफ लाइफ नहीं था. नॉर्मल
वन कैन से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल था। आज भी आप वैसे ही सिंपल है। लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती थी। जैसे हम लोगों के यहाँ जब कभी कभी सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे फ्रिज तो तब आया, हमको याद है जब हम करीब 8-9 साल के थे, पहली बार फ्रिज आया घर में। उसके बाद पहला एयर कंडीशनर तब लगा जब हम 9-10 साल के थे। और जब भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक आती थी तो हमारी मदर आधा आधा करके बच्चों को देती थी कि भाई आधा आधा तुम लोग पी लो। तो सो बट आपके फादर जो थे शांति भूषण साहब सर, वो भी मिनिस्ट्री में भी थे, गवर्नमेंट में भी थे बाद में। हाँ जी। सो आपका प्रभाव जो मतलब लॉ का प्रभाव आपको ऑब्वियसली बिकॉज फादर को देखा होगा एंड ही सच अ फेमस लॉयर, सो यू वांटेड फ्रॉम देन दैट्स वेयर यू गॉट दिस आइडिया टू बिकम एन एडवोकेट? और कि मैं तो शुरू में लॉयर नहीं बनना चाहता था। मेरा जो एकेडमिक लाइफ है वो बड़ी कॉन्वोल्यूटेड थी। मैं शुरू में आईआईटी गया, आईआईटी मद्रास, वहाँ पर एक सेमेस्टर के बाद छोड़ दिया क्योंकि दो कारण थे। एक तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली फ़िज़िक्स में था, इंजीनियरिंग में नहीं था। अब मैं इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया ये सोचकर कि भाई जिन लोग को साइंस में इंटरेस्ट होता है वो लोग सब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आईआईटी जाते हैं। दूसरी बात, उस समय मेरी 2 साल की छोटी बहन थी, उससे मुझे बहुत लगाव था। I was really attached to her. 2 years younger than you? No, she was 2 years old when I went to IIT. She's 15 years younger to me. You went to IIT at 15? I went to IIT at 17. Wow. So she was just 2. So I was really attached to her and I felt homesick primarily because of her. Madras was a long way away, different cultural setting also. So I left after 1 semester. But when I came back, it was January and the intermediate class 12 exam before I could do my BSc with physics was to be held in April that year. Though my father got me special permission to sit in the exam, but they didn't allow me to take physics and chemistry, although that would have been easiest for me because in IIT we were studying physics, chemistry, maths, etc. So I had to take Arts. 2 new subjects with mathematics to take that exam. So I took mathematics, economics and logic. And for the first time I studied economics. I read Logic Samuelson. is such an interesting subject also. Logic was all right. It was a simple subject. Economics I found quite interesting. I read Samuelson's 8th edition at that time, I remember, from cover to cover. And I thought that economics is also an interesting subject. At that time, I also got introduced to Bertrand Russell, the philosopher. And I read several of his books and I found philosophy very interesting. So instead of repeating the year with physics, chemistry, mathematics, I said that let me do a BA with economics, philosophy and political science, a kind of standard PP called PP at Oxford, Cambridge, etc. So I did that in Allahabad. While I was in my BA, Mrs. Gandhi's election case came up. And I attended the arguments, the hearings in the Allahabad High Court and then in the Supreme Court. और उस समय मुझे लगा कि लॉ भी इंटरेस्टिंग है. Of course, I got to see a ringside view of the most interesting and perhaps important case at that time. This is the emergency case, right? हाँ, emergency लग गई थी सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया. उसके बाद हेबियस कॉर्पस का भी केस सुप्रीम कोर्ट आया, जो भी मेरे फादर ने बहस करी थी. मेन काउंसिल वो थे, लीड काउंसिल, वो भी मैंने अटेंड किया. फिर केशवानंद भारती का रिव्यू करने की कोशिश करी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें पालकी वाला आए थे उसको अपोज करने, वो भी मैंने सुना. 13 बेंच, हाँ, 13 जज डिसीजन. सो 2 दिन तक वो केस चला, फिर वो उन्होंने बेंच डिसॉल्व कर दी. तो मुझे लगा कि लॉ भी इंटरेस्टिंग है.
जब मैंने अपना बीए ख़त्म किया तो मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली फ़िलासफ़ी में ज़्यादा था. मैं लॉ नहीं पढ़ना चाहता था, मैं फ़िलासफ़ी पढ़ना चाहता था. लेकिन मेरे फैमिली के लोगों ने और फ्रेंड्स ने बोला कि भाई देखो, तुम फ़िलासफ़ी कर तो लोगे, लेकिन तुम यहाँ देखो कि हिंदुस्तान में फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट्स का क्या हाल है. झोला लेके घूमते हैं सबसे रद्दी स्टूडेंट्स फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, टीचर्स भी अच्छे नहीं होते, तो तुम यहाँ एकेडमिक बन के करोगे क्या. मुझे लगा ये बात तो सही है, तो मैंने फॉर्मली एलएलबी ज्वाइन करी. लेकिन इनफॉर्मली मैं फ़िलासफ़ी, और मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली फ़िलासफ़ी और फिज़िक्स में था, फ़िलासफ़ी और फिज़िक्स खुद पढ़ता रहा. तो जब तक मेरा एलएलबी ख़त्म होने को आया 3 साल के करीब, जब 2.5 साल होने लगे, तो मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट तो फ़िलासफ़ी में ही ज़्यादा है, तो मैं तो आगे चल के अब फ़िलासफ़ी ही पढ़ना चाहता हूँ. उसके लिए मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा. तो मैंने अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया पीएचडी के लिए, फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस में. तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों दे दी. एमआईटी ने एडमिशन दे दिया था, लेकिन स्कॉलरशिप प्रिंसटन ने दी. तो मैं फिर प्रिंसटन चला गया पीएचडी करने. तब तक मेरा एलएलबी फाइनल का इम्तहान हुआ नहीं था, क्योंकि इलाहाबाद में सेशन थोड़ा डिरेल हो गया था. लेकिन मुझे जाना था, तो मैं तो अगस्त 1979 में पीएचडी करने प्रिंसटन चला गया. वहाँ मैंने देखा, क्योंकि मैं तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हो चुका था. लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का मतलब है कि पर्सन हु बिलीव्स कि द मीनिंग ऑफ ए फैक्चुअल स्टेटमेंट लाइज इन द मेथड ऑफ इट्स वेरिफिकेशन, which means कि if you say कि the ultimate reality consists of the Atma and the Brahma, for example, a classic statement of Vedant philosophy, a logical positivist would ask कि well, how would you verify this statement that the ultimate There's reality? no scientific verification to that. So the person would struggle to answer that कि how would you verify? If you are making a factual statement, there needs to be some way of verifying it. And the method of verification gives you the meaning of that statement. So, for example, if you say you sit in a lotus pose and meditate for 3 hours, and at the end of that you will see the light, a logical positivist would say, well, then what you are saying means nothing more and nothing less than you sit in a lotus pose, meditate for 3 hours, at the end of which you will see a light. So what I found, I thought that by now everybody in the US, etc., in the world of philosophy would have become logical positivists. The Princeton Philosophy Department was perhaps the most famous and celebrated philosophy department in the world at that time. There were a number of philosophers who were quite famous at that time there. And I found that the work that they were doing was just playing intellectual games and not really leading to deepening our understanding of anything which really matters. Intellectual gymnastics isko bolte hain. And what I wanted to do was to get into questions about the foundations of physics. And for that I realized that actually I would have to spend many more years studying physics. And at that stage I was not prepared to do that. So after about 2.5 years after I had done my master's, I decided to quit without you didn't having... do your PhD. I didn't write my dissertation. So I came back and then took my LLB final exam. Fortunately, the university allowed me to take my final exam after 2.5 years. After a gap of 2.5, 3 years. And then I got enrolled in 1983. So it was a very convoluted, but to the credit of my father always wanted me to be a lawyer, but never pushed me to become a lawyer. So when I went to IIT, he said, all right, fine, go. When I quit IIT, he said, all right, come back. When I decided to study economics, he said, that's fine. When I finally decided to go
to study philosophy of science at Princeton. He said, fine, go. But when I came back and became a lawyer, he was happy. But he never pushed me one way or the other. But that's the wonderful thing, because at that time parents were so stuck on what their children should be and pushing them to that. That means he was himself a very futuristic person, or very liberal person who always allowed his children to do what they wanted to do. And his philosophy was, with something which I realized after studying all these things, he said, any education done seriously of any subject is always useful in the long run. So I found that my background, economics, logic, physics, positivism, philosophy has all been useful even in my practice as a lawyer. And I think your habit of reading also, because as it is, a lawyer has to read, but you have read a lot more than many lawyers. Well, there was a time when I used to read a lot, and I did read a lot more than most lawyers, and therefore my exposure to different, because my interests are very wide, so my exposure to different areas of different, all kinds of things is probably wider than most lawyers. That is true. Thank you for sharing this. I'm going to now jump right in. Sure. Let's talk about the Anna Hazare movement. Do you think that इस मूवमेंट ने देश में एक अलग चेतना जगाई, और आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में क्या आपको लगता है कि वैसा मास आंदोलन फिर से हो सकता है? एंड तीसरा सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने आपके आइडियल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया? नहीं, इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने डेफिनेटली एक नई चेतना जगाई, खासकर यूथ में. अब बहुत सारे यूथ अपने घरों से बाहर निकल कर आए कि भाई देश को हम करप्शन फ्री बनाएंगे. एक उस समय जुनून था. फिर जब हम लोगों ने पार्टी भी बनाई तब भी एक जुनून था कि भाई एक नए तरह की पार्टी हम लोग बनाएंगे जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी होगी, जो अपनी अच्छी पॉलिसीज़ बनाएगी वगैरह वगैरह, जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करेगी. अनफॉर्चुनेटली लेकिन आखिर में जो हश्र हुआ, और उसको आंसर करने के लिए, आपका दूसरा सवाल आंसर करने के लिए मैं आपको तीसरा सवाल आंसर करूंगा. अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मूवमेंट को बिट्रे कर दिया, क्योंकि he didn't stick to the original ideals and promise of the India against corruption movement. हमारा ओरिजिनल आइडियल क्या था कि भाई हम एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल पॉलिटी चाहते हैं. अब हमारी पार्टी में ही, जो हम लोगों ने आम आदमी पार्टी उस समय बनाई, उसमें ही लोकपाल हटा दिया. लोकपाल के लिए हमने पूरी लड़ाई लड़ी. लोकपाल बनने नहीं दिया दिल्ली में. लोकपाल की पूरी कैंपेन छोड़ दी. सेंटर में भी जब लोकपाल नहीं बना तो उसको पुश करने के लिए कुछ नहीं किया. अच्छा, पार्टी ने अपने अकाउंट्स को सब छुपाना शुरू कर दिया. हम लोगों ने 33 एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाई थी कि 33 एरियाज़ ऑफ पॉलिसी पे वो लोग राय देंगे अपनी, और उसके बाद पार्टी विल डिसाइड कि हम लोगों की पार्टी की पॉलिसीज़ क्या होंगी. जब वो रिपोर्ट्स आ गई वो एक्सपर्ट कमिटीज़ की, तो अरविंद ने बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कूड़े में फेंक दो. हम लोग कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे जैसे कोई मुद्दा आएगा पब्लिक में, उस समय हम देखेंगे कि हमारा फ़ायदा किस में है, वो स्टैंड ले लेंगे. एब्सोल्युटली लाइक दैट, क्लियरली, कि फ़ायदा किस में है उसका स्टैंड लेंगे. उसके बाद उसने ऐसे लोगों को इलेक्शन में टिकट देने शुरू कर दिए जो कि या तो क्रिमिनल्स थे या उन्होंने हमारे ही वॉलंटियर्स की पिटाई करी थी वगैरह वगैरह. जब हमने उसको अपोज किया तब वो नाराज़ हो गया, और पार्टी तब तक करीब करीब उसके हाथ में जा चुकी थी. तो ये जो बिट्रेयल हुआ आम आदमी पार्टी का, हमारे ओरिजिनल आइडियल्स का,
उससे जो यंग एक्टिविस्ट बाहर निकले थे पहली बार जुनून के साथ कि भाई हम देश को बदलेंगे, दे फेल्ट चीटेड और वो फिर ज़्यादातर मायूस होकर घर में बैठ गए। और उसका रिजल्ट ये भी हुआ कि उस तरह का मूवमेंट अब फिर से खड़ा करना बहुत मुश्किल हुआ। ह्यूज डिसर्विस। हाँ, ह्यूज डिसर्विस, एंड it has really dampened the spirits of a lot of people who may otherwise have become active. And what we are seeing is that there is no important or serious civil society movement which has happened after that. Though there are so many issues which need a robust civil society movement. And need redressal. Yes, and need redressal immediately. Employment, for example, is an important issue. So the other thing, you don't think this kind of movement will happen again? No, it may happen again, but it will take some time. But I have another view about artificial intelligence. I feel that we are rapidly coming towards what is called artificial general intelligence and then artificial superintelligence, which means an artificial intelligence which will not only be far superior to humans, but which will be also autonomous, which will not be controlled by humans. And I believe that will happen in the next 4-5 years. And I believe once that happens, this artificial intelligence will be able to control our society and our planet. They will be able to take over control from humans of our society and our planet. And I also believe that will be a good thing. Really? Dangerous bhi hoga na? Because unfortunately, all the problems that we see in our society and on our planet, they're man-made. They are all man-made, and unfortunately, they have been created by people who are, by and large, selfish, who are power hungry, who are dominance seeking. And unfortunately, these kind of people, even in democracies, by and large, it is these kind of people who come to power. People like Modi or Trump, etc., who are very... Or Putin also. Or Putin, who are either dictatorial, power hungry, power seeking, selfish. Egoistic. So they have brought the world to this pass. Artificial superintelligence will be pure intelligence devoid of human emotions. Now, unfortunately, most human emotions are negative except for 2-3. Empathy, love, and compassion. These are 3 positive human emotions. But even these positive human emotions sometimes come in the way... or can be... come in the way of very intelligent action. And of course, all the other negative emotions like anger, hate, envy, jealousy, dominance, power, all these are, of course, negative emotions. So I believe that pure intelligence, devoid of emotions, will probably do a much better job at managing our society and our planet. And if they take over control and manage our society and our planet from humans, I think they will do a much better, much fairer job. And therefore, while the initial period where there will be enormous job loss and so on, till such time that artificial intelligence is still directly or indirectly controlled by humans, will be a period of great pain. But in 5 years' time, I believe, we are moving into a very different situation, which will be a revolution of a kind which has never been seen before, which will change everything. So I feel that what humans can do to improve things or to change things in our polity, in our society, this play is now a play of the next 5 years, no more than that. After that, things will not really be in our control. So what you're saying is a lot of political leaders and political parties will be defunct,
And secondly, but you're saying artificial intelligence on based on the data it collects, it will decide reforms and all. But somebody has to be there to implement those reforms. So you will need human beings to do that. Well, human beings can be there, or they can have their own implementation machinery. There will be robots as well. How many people will be acceptable of this? It's a really dangerous. How do you think the humankind will be acceptable of it? Humans may not want to, those who are in power will not want to accept this. And that's why there is a lot of talk and chatter about that artificial intelligence, superintelligence will make humans extinct, that Jobless. they will destroy us, and therefore we need to align the objectives of artificial intelligence with human objectives, etc. So there is certainly a great deal of fear, and there will be definitely opposition from at least those people who currently control our societies and our countries. They will certainly oppose this, but I feel that eventually they will not be able to do anything. This is a revolution which is unstoppable now. So this is your answer to, will there ever be a revolution again like that kind? You're saying this kind of revolution can happen. This is going to happen. I don't see anything that can stop this. But whether there will be a movement of people of the kind of the India Against Corruption, I don't know. I can't say. Yeah, because the propaganda is going to be कि भाई artificial intelligence आएगा तो आप सब jobless हो जाएंगे, जैसे आपने कहा कि already शुरू हो गए, तो फिर people will not be acceptable. So it will take some time. नहीं, jobless तो हो जाएंगे, लेकिन सबको universal basic income मिलेगी, which will be enough. You see, it will also be an age of plenty. Because artificial intelligence से technology बहुत improve होएगी, जिसकी वजह से goods and services will be available very, very inexpensively. Corruption will not be there. Corruption will not be there, and therefore everybody will get a universal basic income which will be adequate for humans to be comfortable. People who control our countries and our societies are largely selfish people who want to dominate. Also building 30,000 crore ke statue, phir, I mean the figure might be wrong, but statues like that, or big mega events, spending money on those things. Prioritization of fund management. That's all for self-aggrandizement, for projecting yourself as larger than life and so on. So these things, if can be curtailed, as you're right, we are not a poor country. We have many poor people, but we are not a poor country. Yeah. So obviously, I'm sure you understand, you're an intelligent man, that activism does not run the government, cannot run the government. So you need a political party. Have you ever thought of making your own political party? No, not really, because running a political party requires you to be available 24/7. And with lots of funds. It's a 24/7 job. And yes, normally it also requires a lot of funds. And that's not really my cup of tea. Politics has never been my cup of tea. I joined the Aam Aadmi Party thinking that I am being helpful in creating an alternative kind of politics in the country. But that's as far as I can go. That means I am prepared to help somebody who has that capacity. You see, you need at least 3 qualities to be successful in running a political party. You need to understand mass politics. You need to understand lots of people who are in your party, who has which quality, who has which disability. Permutation combination. And thirdly, you need to be available 24/7. And I unfortunately do not have those qualities. I'm happy to help somebody who has those qualities and who is bold enough and courageous enough to try and set up an alternative party. There is a namesake, Prashant Kishore. He also has a vision like this. Why did you ever, speak to him about something like that, or his ideology? We did have some discussions earlier, and we were planning to do something different at that point of time along with him. But that didn't work out. And thereafter, you see, for example, in the last
24 general election, he started using his whatever influence that he had as a political analyst, etc., to essentially promote the BJP. The predictions came wrong. So after that, I have not really. Well, surely you can forgive him for that one mistake. It's not just one mistake. You see, it's a deeper problem. I mean, unfortunately, at that time also, when we were trying to help him come together with the Congress party, there was a lot of deep-rooted suspicion about his actual motives, connections, etc. within the Congress party. But he actually designed a whole campaign with Rahul Gandhi. And he worked for them, right? Not really with Rahul Gandhi. He worked with some of the other opposition parties, TMC, etc. But there was a great deal of suspicion about his other connections with other political parties, etc. And therefore, they were not willing to give him any great authority or power in the Congress party. And in retrospect, I feel that to some extent that skepticism was justified. So what you see is what you get is not what you see. That's what you're saying. So yeah. Sometimes you don't know what, unless you know somebody exceedingly well for a very long time. I mean, I knew Arvind for several years. I know. With his, what was the name of piece in Namthan? Parivartan was his from NGO. His Parivartan days. But unfortunately, I failed to recognize his true character, even after knowing him for 6-7 years. I mean, I knew him fairly well for 6-7 years, but I failed to recognize his true character. But you do realize power corrupts and absolute power corrupts absolutely. But it may not have been just that. It may have been that he always had some traits which should have come out in the me, fore, but it didn't come out. Which should have alerted me, but they didn't. So I am that way not very wary or suspicious of people. I am much more trusting of people than, say, for example, Yogendra Yadav. Yogendra Yadav was able to recognize his character before I did. And Kumar Vishwas also. He also left. Kumar Vishwas left, but Kumar Vishwas probably left because he was not given a Rajya Sabha seat, etc. So, I just want to share a story about India against corruption. It was so affected, the whole nation was so affected. And I was one of them. And I was at that time in the Congress party. And I remember that I am Anna Hazare. मैं Anna Hazare हूँ, you know, you all made those badges. I went and first sat in the dharna in Azad Maidan, being a party person. And some people shot that video, or they showed it came in the news and all, so they showed it to my party leaders. And then I was asked to explain. I said, well, I think he's right. Corruption is there, and I've always raised my voice. And then the other thing I did was, हमारी party meeting थी Bombay Congress के Mumbai Congress में, and Prithviraj Chauhan साहब was addressing a thing, and I had this, I'm sitting right, I used to be seated right in the front row. So a person came and told me, Madam, वो badge निकाल दो. I said, नहीं निकालूंगी. And Prithviraj ji saw me and he told them, don't worry. And so, but today I feel I was such a fool. I did not know politics. I had just joined in 2007 and I've been an activist all my life. So I realized today sorry to use language, कितना उल्लू बनाया उन्होंने देश का. And I don't feel bad कि मुझे उल्लू बनाया, but I think because I feel कि people like you who are so intelligent, educated, if you could get fooled by them. So, but that is so sad, and yes, you're right. That has brought done so much disservice to activism. और आजकल तो खैर वैसे भी एक्टिविज्म का तो आपको सर उठाओगे मुंह खोलोगे तो फिर होता ही है. I want to ask you, sir, this कॉजेस के लिए लड़ना, क्योंकि आप गरीबों के लिए भी बहुत लड़े, प्रो बोनो बहुत केसेस लड़े हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ आपको? बिकॉज दैट इज अ ट्रेट विच कम्स फ्रॉम द इन योर पर्सनैलिटी फ्रॉम चाइल्डहुड. इट्स डेवलप नहीं होता वो. हाँ, तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत वाइड था,
मैं जो चीज़ें लगता था कि सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, देश के लिए, दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं, मैं उनको देखता था, तो ऑब्ज़र्व करता था। तो जहाँ जहाँ लगता था कि भाई बहुत इनजस्टिस हो रहा है, मे बी वो जस्टिस और फेयरनेस का ट्रेट हो सकता है कि मेरे ग्रैंडफादर भी लॉयर थे, लेकिन मोर देन दैट ही वाज अ सोशल वर्कर। और उन्होंने एक इलाहाबाद पॉलिटेक्निक सेटअप किया फ्रॉम स्क्रैच। उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी, बहुत। कोई भी उनके पास आता था, सबकी प्रॉब्लम सुन के उनकी मदद करते थे। तो जहाँ तो मेरे फादर में भी कम से कम, दो ही वॉज अ नॉर्मल कन्वेंशनल लॉयर, ही वॉज नॉट ए पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर एज सच, बट उनके माइंड में फेयरनेस और ट्रुथ की बहुत बड़ी वैल्यू थी। सो मे बी उससे कि कहाँ कहाँ दिख रहा था कि भाई बहुत इनजस्टिस हो रहा है, बहुत अनफेयरनेस हो रही है कुछ लोगों के साथ, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे जैसे 1984 में जब एंटी सिख राइट्स हुए तो हम लोग PUCL की टीम के साथ निकले थे उन लोगों को रेस्क्यू करने, लोगों को रोकने कि भाई इस तरह का वायलेंस बहुत गलत है। So basically it's come from your, the root is, the germ has come from your childhood with your grandfather and the whole compassion. मे बी बट मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत वाइड इंटरेस्ट है कि सोसाइटी में और देश में क्या हो रहा है, लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपका जागेगा, वो फेयरनेस और जस्टिस की फीलिंग आ जाती है। So now let's come up to judicial independence. आपने काफ़ी बार बोला है, the growing proximity to the executive, judicial, जबकि हमारे constitution में separation of powers is one of the fundamental basic concepts of the constitution. I'm not going to be using too much legal language because in front of you using legal language I'll look like a fool, and I might not even have that vocabulary. So please pardon me if I'm saying it in a layman's language. So can you define in today's day judicial independence? Is it there or has it become a myth? तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में ये तय किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को अलग अलग पावर्स दी गई और कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए गए सिटीजन्स के। तो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अपने अपने दायरे में रखने के लिए जुडिशरी को बनाया गया। और इसलिए ज़रूरी था कि जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट हो। उसके लिए उन्होंने ये कर दिया कि एग्जीक्यूटिव को ऐसी कोई पावर नहीं होगी कि जुडिशरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकें, और उनको हटाने का भी एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया होगी, इम्पीचमेंट, जिसमें यस लेजिस्लेचर का बहुत बड़ा रोल होता है लेकिन वो बड़ी मुश्किल प्रोसेस है। तो उससे ये सोचा गया कि हायर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी गवर्नमेंट से और वो अपना काम कर पाएगी, लोगों की फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूटिव के एनक्रोचमेंट से प्रोटेक्ट करेगी, एग्जीक्यूटिव को अपने दायरे में रखेगी, वगैरह वगैरह। काफ़ी हद तक ये हुआ, थोड़ा नहीं भी हुआ। अब ये तो ठीक है कि बहुत सारे जजेस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए। इमरजेंसी में तो इतना फियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जब हेबियस कॉर्पस केस आया तो उस डर से एग्जीक्यूटिव की तरफ झुक गया और ये बोल दिया कि भाई हेबियस कॉर्पस भी मेंटेनेबल नहीं है इमरजेंसी में। Even you could not approach the courts at that time. Right. So कभी कभी ये देखा गया कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जो जजेस को दिए जा रहे हैं, किसी को राज्यसभा में भेजा जा रहा है, किसी को कोई और पोस्ट दी जा रही है, किसी को गवर्नर बना दिया जा रहा है, जबकि वो अलाउड नहीं है ना। नहीं, अलाउड तो है पर अलाउड होना नहीं चाहिए। तो इस वजह से उनके जो, जैसे अरुण जेटली ने एक बार बोला था पार्लियामेंट में
that the pre-independence judgments of judges are influenced by the prospect of post-retirement jobs. The pre-retirement judgments are influenced by the prospect of post-retirement. तो ये हो रहा है काफ़ी कुछ, लेकिन इस सरकार ने, मोदी सरकार ने 2 नए तरीके अख्तियार करे हैं. देखिए, ये सब तो पहले भी था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैसेस गवर्नमेंट अगर दिखती है तो कई जजेस डर जाते हैं. इमरजेंसी में हुआ, अभी भी हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फैसेस गवर्नमेंट. हाँ, लेकिन 2 जो नए तरीके इन्होंने अख्तियार करे हैं, पहला तो ये कि इंडिपेंडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट ही ना होने दो. तो अभी लॉ ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये चेंज कर दिया कि भाई जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सिक्योर करने के लिए सिलेक्शन ऑफ जजेस भी जजेस के ही हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा. तो सीनियर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जजेस को सेलेक्ट करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के. उसके बाद गवर्नमेंट को एक ही पावर है कि वो एक बार नाम अगर उनको ठीक नहीं लगते तो वापस भेज दें. उसके बाद अगर कोलिजियम यूनानिमसली रीइटरेट करता है, तब फिर गवर्नमेंट को उनको अपॉइंट करना पड़ेगा. लेकिन बीजेपी ने क्या किया है, कोलिजियम सिस्टम हैज आल्सो बिकम वेरी ओपेक. हाँ, वो तो शुरू से ही ओपेक था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने ये किया कि जब इनको कोई कोलिजियम का सिलेक्शन ठीक नहीं लगता तो वो उस नाम के ऊपर बैठे रहते हैं, ना तो वापस भेजते हैं ना अपॉइंटमेंट करते हैं. जितने उनको सिलेक्शन ठीक लग रहे हैं कि भाई जो लोग बहुत इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जो हमारे लिए काम करेंगे, उनका तो फट से नोटिफाई कर देते हैं. जो उनको इंडिपेंडेंट लगते हैं, इनकन्वीनियंट लगते हैं, उनको नोटिफाई नहीं करते, बैठे रहते हैं. जब कभी चीफ जस्टिस बार बार प्रॉड करता है कि भाई जवाब तो दो, तब फिर वो 1-2 साल बाद कह देते हैं कि नहीं, हमको इस पे ऑब्जेक्शन है. जब कोलिजियम यूनानिमसली रीइटरेट भी करता है तब भी नहीं अपॉइंट करते. बिल्कुल कानून का अनदेखा कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट को कायदे से कंटेम्प्ट में लॉ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को पकड़ना चाहिए कि भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को का वायलेशन कर रहे हैं. लेकिन उतनी हिम्मत नहीं है, वो नहीं कर रहे. विद द रिजल्ट कि गवर्नमेंट इज गेटिंग अवे बिकॉज ऑफ द पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे आर थिंकिंग ऑफ, विद स्टॉलिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट जजेस. एक तो ये हुआ है. दूसरा, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, कि इन लोगों ने सारी एजेंसीज को बोल दिया है कि सब जजेस के ऊपर डोजियर बनाओ, स्पेशली जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं. ओह माय गॉड. कि इनका पीछे आगे सब पता लगाओ, इनके स्पाउस का, इनके बच्चों का, कि किसी ने कोई अगर गलत काम किया है, हाँ, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो. और अगर इनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसके आधार पर उस जज को ब्लैकमेल कर सकें, तब फिर उसके आधार पर वो ब्लैकमेल करते हैं बहुत सटल तरीके से. और फिर अगर वो जज जो है वो चीफ जस्टिस है, तब तो आधी जुडिशरी सरकार के हाथ में आ जाती है. बिकॉज सिलेक्शन भी उन्हीं की होती है. फिर चीफ जस्टिस के 2 बड़े रोल होते हैं अदर दैन द नॉर्मल जुडिशल रोल. फर्स्टली ही डिसाइड्स which case is to be heard by which bench. और सुप्रीम कोर्ट में सबको पता है कि भाई ये प्रो गवर्नमेंट जजेस हैं, ये बिल्कुल स्पाइनलेस जजेस हैं, इसको हम लोग मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं. हाँ, ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं. तो चीफ जस्टिस एज मास्टर ऑफ रोस्टर कैन ऑलवेज डिसाइड द फेट ऑफ ए पॉलिटिकली सेंसिटिव केस बाय सेंडिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट बेंच. तो ये कई बार हुआ है. And then the Chief Justice is also the prime mover in the selection of judges. So जब selection होता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोलिजियम ने कुछ जजेस का नाम रेकमेंड किया, लेकिन अगर चीफ जस्टिस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जैसे जस्टिस गोगोई ने एक बार किया कि कोलिजियम ने 2 जजेस का नाम रेकमेंड किया फॉर बीइंग अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन गोगोई साहब क्योंकि सरकार के कब्ज़े में थे, तो उन्होंने वो अपने जेब में रख लिया. वो रिकमेंडेशन सरकार को भेजा ही नहीं, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं ऑफ द चीफ जस्टिस. तो
विद द रिजल्ट कि वो नाम आगे बढ़े ही नहीं। तो इसलिए अगर चीफ जस्टिस सरकार के कंट्रोल में आ जाए तो आधी जुडिशरी सरकार के कंट्रोल में आ जाती है, डेंजरस। और ये अनफॉर्चुनेटली रिसेंट पास्ट में हुआ है। एंड उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी वो कम हुई है। इंडिपेंडेंट जजेस कम रह गए हैं, और ये तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स में और भी ज़्यादा हुआ है। हाई कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस तो और भी कम हो गई है। बहुत सारे ऐसे जजेस आ गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास ही नहीं रखते, जिनका वही आइडियोलॉजी है जो बीजेपी आरएसएस की है कि भाई हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमको सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म निकालना है फ्रॉम द प्रीएम्बल। उनको सेक्युलरिज्म सोशलिज्म में कोई आस्था नहीं है। तो विद द रिजल्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जुडिशरी। I don't know whether you've experienced this, sir, but since I'm also a practicing lawyer, much junior to you, but I have noticed in some of the courts, especially High Court, that some judges just don't give any judgment because they are waiting for their promotion to the Supreme Court. They already have their talks going on and they say भैया ये judgment देंगे तो it'll go against the। बहुत ऐसा होता है। ये देखा है, हमने भी खूब देखा है। करप्शन भी बहुत बढ़ गया है। अभी इतने सारे पैसे मिले थे एक जज के, बहुत बढ़ गया है, बेइंतहा बढ़ गया है। हाई कोर्ट्स में तो बहुत ही बढ़ गया। So what do you suggest? आपने repeatedly question किया है कोलिजियम सिस्टम को. What do you suggest? What is the alternative you would propose? तो देखिए, कोलिजियम सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, काफ़ी ओपेक है, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं लगता कि किन नामों को कंसिडर कर रहे हैं। पहली बात तो किसी को यही नहीं पता है कि क्राइटेरियन क्या बनाया है इन्होंने, और कैसे जजेस को या लॉयर्स को एवेल्युएट करते हैं ऑन दैट क्राइटेरियन। दूसरी बात, जब शॉर्ट लिस्ट बनाते हैं तो क्या शॉर्ट लिस्ट बनाई है वो भी नहीं सार्वजनिक होती, विद द रिज़ल्ट कि अगर किसी रिजेक्ट किया, के पास इंफॉर्मेशन है कि भाई ये आदमी तो करप्ट है, इसने ये बेईमानी करी है, क्रिमिनल है, लेकिन अब जब पब्लिक नहीं करोगे तो लोग ऑपोजिशन नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, विद द रिज़ल्ट कि एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोलिजियम जो है सिटिंग जजेस की बॉडी है। सिटिंग जजेस को जुडिशल वर्क ही बहुत होता है ना, सुबह से शाम तक रोज़ 50-50, 60-60 केसेस सुनने होते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता। जैसे हर साल 100 जजेस का अपॉइंटमेंट होना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, 100 जजेस को अपॉइंट करने के लिए आप कम से कम 1000 लोगों को एवेल्युएट करेंगे। 1000 लोगों को एवेल्युएट करने का समय नहीं है कोलिजियम के पास, क्योंकि ये लोग बहुत बिजी हैं। हम लोग ये कहते हैं कि देयर नीड्स टू बी ए फुल टाइम बॉडी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। There used to be earlier, ना? नहीं, it used to be called जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, वो भी एक्स ऑफिशियो थी। JSC, हाँ, 3 सीनियर जजेस, 1 लॉ मिनिस्टर, these are all ex officio. We are saying we need full time people. So retired judges, retired But other... what is the guarantee you won't get people who will be bought over by the government? So their selection of that body should be in a broad-based manner, so that the government has very little say in the selection of that body. I mean, no system can be perfect. You can only try and create because a the better judges system. can always be bought, since you see the national character anyways dropping वो तो है ही है, तो आप कोई perfect system तो बना नहीं सकते, but as best as possible. Let's talk about dissent, sir. Contempt versus dissent. The 1 rupee apology that you had to give. कहते हैं जुडिशरी अगर सेक्रेट काउ हो जाए तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। सो और दूसरा, देश में लोगों का ट्रस्ट उठ जाता है जुडिशरी से। क्रिटिसिज्म से ही रिफॉर्म आता है। व्हाट डू यू हैव टू से? आपको जब आपके ऊपर वो एक्शन लिया गया, फिर आपको अपोलोजाइज कर, वो आप उसके बारे में कुछ बताइए आपको। हाँ, तो देखिए, आपने ट्वीट किया था जुडिशरी के खिलाफ। कंटेम्प्ट के 3 पार्ट्स हैं। सिविल कंटेम्प्ट, which means disobedience of an order of the court, there is no problem with that.
क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी दो पार्ट्स में है. जजेस आर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ज़रूर कंटेम्प्ट का एक्शन होना चाहिए. आप किसी जज को थ्रेटन कर रहे हैं, किसी विटनेस को थ्रेटन कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस. इट इज़ द थर्ड पार्ट of contempt which is a problem, that is scandalizing the court or lowering the authority of the court. Now you can criticize the judgment of the court, or you cannot criticize the judges. So now sometimes even when you criticize a judgment, they can take it as scandalizing the court. So for example, what had I said? I had said that when the history of democracy, of the collapse of democracy in this country is written, then the role of the Supreme Court, and in particular the last 4 Chief Justices, will be underlined. Now, that is a view that I have. That's my honest belief कि भाई जुडिशरी ने इस डेमोक्रेसी के कोलैप्स को रोकने के लिए उस समय वर्चुअली कुछ नहीं किया. हाँ, बट आपने 4 चीफ जस्टिसेस लास्ट, और उन 4 चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया. तो दैट इज माय ओपिनियन. दैट टुक एज अ पर्सनल क्रिटिसिज्म ऑफ ईच जज. इट वाज टेकन एज दैट. नो, इट वाज ट्रीटेड एज स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट. एंड बाद में उन्होंने जजमेंट भी दे दिया कि ये तो बहुत ही स्कैंडलस वो है. It scandalizes the court, it lowers the authority of the court, it's the grossest form of contempt, etc. ये सब कहने के बाद आखिर में ये बोल दिया, therefore we sentence him to 3 months jail or 1 rupee fine. तो वो 1 rupee fine जो है लास्ट मिनट पर ऐड किया गया. मुझे पता है क्या हुआ. पतली गली लेना, it's called पतली गली लेना. शायद ये फीलिंग हुई कि भाई इसको अगर जेल में भेजेंगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगा. So you still believe that you did not commit a contempt? Of course not. I mean, it is the right of every citizen to criticize the judiciary, to criticize the functioning of the judiciary even in trenchant terms, unless कि आप बिल्कुल बेबुनियाद ये बोलते हैं कि भाई इसने घूस ली थी और उसका कोई आपके पास एविडेंस ना हो, तब अलग बात है. तो इनफैक्ट जो हमारा पहला कंटेम्प्ट हुआ था वो इस पर हुआ था. when I had said, when I was asked is there a lot of corruption in the judiciary, I had said that yes, there is. In fact, I believe half of the last 16-17 chief justices were corrupt. Now I didn't name anybody, but उसको उस पर उन्होंने कंटेम्प्ट शुरू कर दिया. उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई दिस इज़ माई ऑनेस्ट व्यू, एंड एज a founding member of the campaign of the Committee on Judicial Accountability, and the campaign for judicial accountability, etc. I have had the occasion to receive so many complaints from various people about corruption in the judiciary, etc. And therefore it's on that basis that this is my view. पर उस पर भी उन्होंने आगे प्रोसीड करने के लिए बोला. तब फिर मेरे फादर ने उसमें इंटरवीन किया और उन्होंने बोला कि देखिए, प्रशांत ने तो नाम नहीं बोले लेकिन मैं नाम बोल रहा हूँ. ये लास्ट 16 चीफ जस्टिस की लिस्ट है, इनमें से ये 8 तो बिल्कुल करप्ट थे मेरी राय में. ये 6 बिल्कुल ऑनेस्ट थे और ये 2 जो हैं इनके बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता ऑनेस्ट थे या करप्ट थे. तो अब आप मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट करिए. मैं तो नाम भी कह रहा हूँ. मैंने फिर ये बोला कि देखिए, मैंने बोल दिया कि मेरी ये राय है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं ये भी फिर भी कंटेम्प्ट है. तब फिर मैंने बोला कि देखिए, इन 6 चीफ जस्टिस के बारे में तो हमारे पास एविडेंस है, ये एविडेंस है कि ये करप्ट थे. और करप्शन में वर्ड बहुत वाइड सेंस में यूज़ कर रहा हूँ. करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन भी होता है, फाइनेंशियल करप्शन भी होता है. दिस इज़ हाउ आई एम यूजिंग द वर्ड. मेंटल करप्शन भी होता है. हाँ. बिकॉज जब कोई आपके मेंटल पे हावी हो के आपको करप्शन, सो इसलिए आप अगर इसको पुश करना चाहते हैं तो ठीक है, करिए, फिर हम दिखाएंगे आपको फिर सारा. फिर हमने डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया तो उस पर उन्होंने
उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया उस केस को। एंड देन दिस वाज द सेकंड वन जिसमें आपको 1 रुपी फाइन लगा। हाँ, ये सेकंड था। फिर उसके बाद उसको रफा दफा कर दिया, फिर ख़त्म कर दिया। अकाउंटेबिलिटी, कंटेम्प्ट एंड demoralizing the judiciary. Do you feel that there's accountability है और एक आपने कंटेम्प्ट किया, मतलब आपने क्रिटिसाइज किया तो डीमोरलाइज भी हुए जज। तो कुछ जज ऐसे सोचेंगे भाई हम कुछ करेंगे नहीं, हम बैठेंगे कुर्सी में, विल कीप द चेयर्स वार्म एंड देन वंस टाइम फॉर अस टू गो विल गो। ऐसा भी हो सकता है इफ पीपल कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग जजेस। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर जुडिशरी में प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स तो कभी ना कभी आपको बोलनी पड़ेंगी ना। जब तक आप उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, तब तक वो प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व ही नहीं होएंगी। जैसे आज मैं तो हर जगह जाकर ये कहता हूँ कि हमारी जुडिशरी इज़ लार्जली डिसफंक्शनल। अगर हम ये पूछें कि कितने % लोगों को जस्टिस मिल रहा है थ्रू द जुडिशल सिस्टम, उसका ऑनेस्ट आंसर होगा नॉट इवन 2%। यस, बिकॉज एंड द डिले इन जस्टिस। पहली बात तो 50% पीपल इन दिस कंट्री कैन नॉट इवन अप्रोच द जुडिशरी बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू पे लॉयर्स। उसके बाद उसमें से भी 90% लोगों को तारीख पर तारीख लगती रहती है। उसमें से 10% केसेस डिसाइड होते हैं और उस 10% में से भी आधे गलत डिसाइड हो जाते हैं बिकॉज जज करप्ट है या ना समझ है। तो अल्टीमेटली जस्टिस कितने लोगों को मिलता है? Not even 2% in my view. Very, very few people are able to get justice through this system. They get frustrated at various stages. So therefore, अब आप इसकी अगर बात ही ना करें तो फिर ठीक कैसे होगा? आपको लगता है बात करने से ठीक हो जाएगा? एक आवाज़ सारी गूंज के सामने मतलब दब नहीं जाएगी? बात करने से ठीक हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि जब लोग बात करेंगे, बिकॉज जुडिशरी की जो प्रॉब्लम है, डिसफंक्शनल जुडिशरी की, ये तो सबको अफेक्ट कर रही है। मगर ये डरपोक सोसाइटी हो गई है, इतने डरते हैं लोग, ऊपर से ये सारे एजेंसीज लगा देते हैं, तो कौन बात करेगा? कुछ तो जजों ने ही डरा रखा है कंटेम्प्ट के थ्रेट से। वो कहते हैं कि अगर तुम हमारी खामियों के बारे में बात करोगे तो फिर वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। और कुछ सरकार ने डरा रखा है। सरकार को तो देखिए सूट करता है, डिसफंक्शनल जुडिशरी सरकार को सूट करती है, क्योंकि सरकार डरपोक सोसाइटी और डेमोक्रेसी एंड डिसफंक्शनल जुडिशरी। हाँ, फिर वो मनमानी कर सकते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो आपने PILs, जिसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, आपने बहुत सारे यूज़ किए फॉर पब्लिक गुड, बट मैनी नाउ क्लेम, नॉट योर PILs, but many claim that PILs are misused. What is your response to the criticism that PILs face or are politically motivated or obstruct development? हाँ, मिसयूज़ दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है कि जो लोग बगैर रिसर्च करे, बगैर होमवर्क करे, पब्लिसिटी के लिए फट से PIL फाइल कर देते हैं। वो एक तरह का मिसयूज़ है कि मतलब आपने हाफ बेक्ड PIL फाइल कर दी विदाउट प्रॉपर रिसर्च, विदाउट प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग कि क्या इश्यूज हैं, क्या फाइलिंग इट द करेक्ट वे विद ऑल द, विदाउट इवन हैविंग फॉर्मुलेटेड योर प्रेयर्स प्रॉपरली एट्सेट्रा। वो तो अगर ऐसे करी गई है तो इट कैन बी डिसमिस्ड विद अ माइल्ड रेप्रिमांड और अ माइल्ड फाइन। However, there is another kind of PILs which have also have come in vogue recently. ये recent phenomenon है, which are called ambush petitions, where the object is mala fide, where the object is to get a dismissal in order to prevent any a proper future PIL from being allowed. Can you give an example? Yes, ये ML शर्मा करके एक है जो इस तरह की एम्बुश पिटिशंस फाइल करता है। कई फाइल करी हैं, उसको कई बार फाइन वाइन भी हो चुका है। अभी इस सरकार में करिए, पहले भी करते थे कांग्रेस की सरकार में? आई थिंक पहले भी मतलब करता था। बेसिक मोडस ऑपरेंडी। हाँ, पहले भी करता था। तो
ये ज़्यादा डेंजरस होती हैं और इनको खैर फॉर्चुनेटली अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एक अच्छे जजमेंट में कि जब कोई एक पिटिशन डिसमिस हो जाती है जो कि कोई प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड नहीं थी, उसमें कोई प्रॉपर इश्यूज भी नहीं थे, फ्रेम्ड भी नहीं थी, और फिर उस इशू पर एक प्रॉपर पिटिशन आती है, और अगर पहली वाली पिटिशन में डिस्कस नहीं हुए हैं जो नई पिटिशन में रेज करे गए हैं, अगर ये इश्यूज डिस्कस नहीं हुए हैं प्रॉपरली तो फिर उसको रेस जुडिकेटा नहीं माना। circumventing the object of that ambush petition. हाँ, so you're making it okay. So you're saying that it is misused, but थोड़ा any पर other ये कोई बहुत रैम्पेंट फिनोमेना नहीं है, ये ओकेजनली होता है ये एम्बुश PILs का, लेकिन हाँ हाफ बेक्ड पब्लिसिटी सीकिंग थोड़ी होने लगी हैं अब, और इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ ना कि देखो अगर तुम PIL फाइल करो तो पहली तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये है कि तुम उस इशू को अच्छी तरह से समझो और जो उसमें बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको कंसल्ट करो कि क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, एंड देन योर प्रेयर शुड इंक्लूड दैट सोल्यूशन ऑल्सो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोर्ट में जाते हैं कि भाई करप्शन बहुत है सोसाइटी में, करप्शन कम कर दीजिए, करप्शन कम करने का ऑर्डर दे दीजिए, तो कोर्ट बोलेगा कि भाई डिफाइन कि कैसे हम बोल देते हैं कि करप्शन कम हो जाए तो कम थोड़ी हो जाएगा। सो क्या हम करें, क्या ऑर्डर दें जिससे करप्शन कम हो जाए। अगर आप बोलें कि अच्छा आप लोकपाल बनाइए, उससे करप्शन कम होगा, एक एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन विच विल इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ करप्शन एट्सेट्रा, देन इट मेक्स सम सेंस। पर उसके लिए भी आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि भाई लोकपाल के बारे में हिंदुस्तान में अभी तक क्या क्या हुआ है, दूसरे देशों में क्या क्या हुआ है, पूरा समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ उसका फ़ायदा हुआ। मेहनत भी करना नहीं चाहता। हाँ, कई बार मेहनत नहीं करना चाहते, और उसके बाद यू हैव टू फाइंड सम लीगल बेसिस कि भाई कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ये करप्शन होने से क्या फंडामेंटल। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि corruption free society is a right under Article 21. Therefore, yes, corruption is a legitimate issue. Environment is also a legitimate issue because that is also an Article 21 right. So therefore, you have to formulate कि भाई कौन सा legal right affect हो रहा है by this situation which you are seeking to remedy, and what is the possible remedy for this situation, and then after consulting all the relevant experts and seeing all the history of this whole issue in the courts in India as well as outside, then you go to court. So sir, ये जैसे लोकपाल के बारे में आपने कहा, वैसे ही RTI एक्ट जो पिछली सरकार ने दी थी, तो उसको भी डाइल्यूट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है मैं एक बार आपके पास आऊँ, मुझे अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन मैंने एक फ़ाइल किया था RTI, जो अभी तक उसकी कुछ सुनवाई ना कोई जवाब आया है, एंड I hope you'll help me with that, because this is regarding hate speeches which I had worked on. But yes, RTI को dilute करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, जो कि again it's very very detrimental to democracy. RTI was a powerful tool जिससे आप पता लगा सकते हैं, besides the financial aspect of say defense or country के ऐसे fiduciary जो information होता है. But what do you say about that? I mean, you think this government is going to be successful because there are so many things that they come, दो तरीके तो उन्होंने पहले से अपनाए हुए थे RTI को ख़त्म करने के लिए। एक तो ये करते थे कि RTI का अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट बॉडी तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वहाँ पर लोगों को अपॉइंट ही नहीं करते थे, अपॉइंट ही नहीं होने दे रहे थे। हाँ, बट मैं गई थी उनके ऑफिस में, कम से कम 25 ऐसे पोजीशंस हैं जो RTI ऑफिसर होते हैं ही नहीं वो। हाँ, सो जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ही नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर कुछ डिसाइड ही नहीं होगा, फिर वो सिर्फ पाइल अप हो जाएगा सारा। हाँ, तो एक तो इन्होंने ये किया। दूसरा, जब अपॉइंट करते हैं तो सरकारी लोगों को ही कर देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो इन लोगों के चहेते होते हैं, रिटायरमेंट हो चुकी है। हाँ, जो उनको पता है कि भाई सरकार के खिलाफ ये लोग कुछ नहीं करेंगे,
एज ब्यूरोक्रेट्स भी इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट था चीज़ों को छुपाने में, तो ये कभी डिस्क्लोजर ऑर्डर नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे, उस तरह के लोगों को करते थे। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं ये तो और डेंजरस है। प्राइवेसी के नाम पर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अब नहीं दी जाएगी। उसमें इन्होंने आरटीआई एक्ट को भी अमेंड कर दिया है। पहले ये था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन विच हैज़ नो कनेक्शन विद पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक अफेयर्स, ओनली दैट विल नॉट बी गिवन, और उसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड था। इफ द public interest in disclosing that information exceeds the public interest, the personal interest of that person, then also it will be given out. For example, if there's an MLA or MP who's got undisclosed wealth or he's got large no, amassed उसका wealth. बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि भाई इस पर्टिकुलर ऑफिसर के खिलाफ कितने करप्शन केसेस चल रहे हैं, इसके खिलाफ कितनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अब एक तरह से ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ये तो ऑफिशियल हो गया ना, बिकॉज ही इज होल्डिंग अ पोजीशन। पर ये भी नहीं देंगे। अब वोटर्स लिस्ट क्या है वो भी नहीं देंगे। अब कैमरा का फुटेज भी नहीं दे रहे हैं जो इलेक्शन के जो। हाँ, तो अब पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पर कुछ भी नहीं देंगे। करप्शन की इंफॉर्मेशन भी नहीं देंगे कि भाई इस ऑफिसर ने क्या क्या करप्शन किया है, इसके खिलाफ क्या क्या कन्विक्शन हुए हैं, वो भी नहीं देंगे। सबको पर्सनल इंफॉर्मेशन की आड़ में एक्चुअली एक तरह से ज़्यादातर इंफॉर्मेशन किसी ना किसी किन लोगों को राशन कार्ड्स मिले हैं, किन को नहीं मिले हैं, उसको भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बोलेंगे। बट मानना पड़ेगा ये कैसे लूप होल्स ढूंढते हैं ये लोग। तो इन्होंने बिल्कुल मेलाफाइडी तरीके से, और इनफैक्ट इसीलिए हम अपने बहुत सारे प्राइवेसी एक्टिविस्ट को कहते हैं कि देखो प्राइवेसी अब जो है बहुत कोई बड़ा राइट नहीं है। आप अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपनी प्राइवेसी सरेंडर कर रखी है, और सब लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो इसलिए प्राइवेसी के लिए लड़ना तो कोई एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, बिकॉज़ यू ऑलरेडी उसको इस्तेमाल सरकार कर रही है टू डिनाई राइट टू इन्फॉर्मेशन, टू स्टाइफल राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम तो बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि भाई इन लोगों ने दिल्ली राइट्स के केस में चार्जशीट में एक फ़ोटो लगा दी है जो हमारे बेसमेंट की है, कि जिसमें योगेंद्र यादव और ये उमर खालिद और शर्जील इमाम और तो ये 2-3 और लोग बात कर रहे हैं। हाँ, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हैच हुई उस फोटो के आधार पर। अगर मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता तो उससे साफ जाहिर हो जाता कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हैच हुई। यहाँ तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये लोग ला रहे हैं उसका क्या, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, क्या उस पर होना चाहिए, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। कोई राइट्स को प्लान करने की कॉन्स्पिरेसी नहीं करी जा रही। I mean, it is preposterous to believe कि वो खुले सड़क पे बैठ के लोग प्लानिंग करेंगे। नहीं, खुले सड़क पर नहीं, हमारे बेसमेंट में। अच्छा, बेसमेंट के अंदर कैमरा? बेसमेंट के अंदर किसी ने फोटो ली होगी उस मीटिंग की, हमारे किसी जने ने, और उनके उसके फ़ोन से इन्होंने निकाल ली और कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हैच हुई। तो हम तो ये कहते हैं अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होता या सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हों, प्राइम मिनिस्टर के घर पर भी लगे हों, सब जगह लगे हों, होम मिनिस्टर के घर पर लगे हों, सब जगह लगे हों, और सब लोग ये देख सकें कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डालो सबके फोटो, सबके डालो, सबके वीडियोस ले लेकर डालो, पता लगे कि कौन आदमी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन बिहार इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कर रहा है कि तुम SIR करके मुसलमानों के नाम उड़ा दो, ये कह के कि वो लोग सिटीजन्स नहीं हैं, ये सब पता लगेगा। तो हम तो ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो अगर हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बाहर आ भी गई तो क्या उसमें बड़ी बात हो जाएगी? डरने के लिए तो उन लोगों को डरना चाहिए जो। हाँ। Have you ever had to choose between what is legally correct and what feels morally right?
दिस इज द ये एक डिलेमा होता है लॉयर्स का, क्योंकि आई मीन आई सी इट इन द कोर्ट एंड माय प्रैक्टिस देखिए, आल्सो। मेरा तो एक प्रिंसिपल है कि मैं कोई केस तभी लेता हूँ जब मुझे लगता है कि भाई ये मॉरली भी ठीक है। So that means लीगली ठीक you're होना okay. चाहिए नहीं, मॉरली भी ठीक होना चाहिए, तब मैं केस लेता हूँ। तो लीगल मॉरल दोनों ही होना चाहिए। अगर लीगल ना भी हो तो अगर मॉरली आप करेक्ट हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप कोर्ट को ये कह सकते हैं कि भाई ये लॉ जो है ये अनफेयर है और इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि इसने तो कोई अनफेयर चीज़ नहीं करी, लेकिन फिर भी लॉ इसके खिलाफ है, तो फिर ये लॉ ही गलत है। तो कभी कभी जजेस ये कह सकते हैं कि ये लॉ गलत है। तो मैं तो मॉरली देखता हूँ कि भाई मॉरली ये आदमी ठीक है कि नहीं है, उसका केस मैं लेता हूँ। Which values guide your activism? Faith, ideology, or empathy? No, faith certainly does not. And you're not like Justice Chandrachud who asked God. Ideology also does not. I just try and see कि what is fair and just according to my understanding of what is fairness and So the legal, what justice is- for justice. what is fair and just in my moral compass. That guides me. I look at my moral compass and I see if something is fair and something is just, then I take up that cause. Any regret you carry from your journey so far, legally or personally, and in terms of moral conduct? I mean, I'm sure you have a unblemished moral conduct, but sometimes ऐसा if कुछ you नहीं है। realize later on that देखिए, किसी का कोई अनब्लेमिश्ड मॉरल कॉन्डक्ट नहीं होता। एवरीबडी हैज सम वीकनेसेस एटसेट्रा, एंड आई ऑल्सो डू हैव वीकनेसेस एटसेट्रा, बट आई ट्राई एंड बी, I mean, it's difficult for me to identify any particular thing where, but if people from outside look at my past record Track or my record. conduct, etc., they would probably be able to say कि well, this was not proper. For example, I mean, I can say कि हमको चेंबर में पीटने के लिए ये लोग आए थे, ये हिंदू सेना और बीजेपी का जो आजकल स्पोक्स पर्सन बन गया है, कौन है, सरदार है ना, क्या नाम है, उच्च वाला, हाँ, एनीवे, एक तो चेंबर में पीट रहे थे, तो उसमें से एक आदमी को पकड़ लिया हमारे, दो तो भाग गए थे, एक तो बाहर ही खड़ा हुआ था, एक अंदर से भाग गया था, एक आदमी को पकड़ लिया था। तो उस समय मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको दो चाटे मैंने भी मार दिए थे। अरे तो ये तो सही था ना, योर सेल्फ प्रोटेक्शन। नहीं, मारने फिर भी नहीं चाहिए थे। नो, फिर तो आप महात्मा हो जाएंगे। उसको पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी नहीं मारने चाहिए थे कायदे से, क्योंकि उसको तो पकड़ लिया था इन लोगों ने। सो एनीवे, वो गुस्से में उस समय मार दिए थे। If you look back, what is that one legal battle you wish you had fought differently or not fought at all? आपने शायद नहीं लड़े हो, किसी और के पास गया हो और आपको लगता है कहीं चूक हो गई, मैं और इससे ऐसा कर सकता था, या maybe you must have lost many cases as well. Of course, So of course. you feel that okay, Many this is where I cases, made a many mistake. cases. नहीं, डिफरेंटली तो कई बार ये फीलिंग होती है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट करते तो शायद ज़्यादा अपील करता है जजेस को। मतलब आई एम दैट वे वेरी Self-critical. straight in my arguments. I am not a court craftsman who No crafts. showmanship and aplomb. No, not that. A court craftsman is a person who crafts his argument So he's- according to the judge who he is arguing before. So, उस जज की साइकोलॉजी, उसको अगर फ्लैटर करना हो तो आप फ्लैटर So करते from हैं। the past judgments he finds out this, or from the From appearances in court? experience and how that judge behaves, you can see कि whether that judge loves flattery. If he loves flattery, you flatter that judge. That's court craftsmanship. I am not a court craftsman like that. I argue straight जो हमको लगता है कि भाई these are the legal issues, and I present those before the court. Maybe if I had been a better court craftsman,
I would have been more successful in many of my इससे cases. ज़्यादा क्या सक्सेसफुल इन अच्छा यू मीन द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल हाँ, नहीं, बहुत सारे केसेस हमारे अच्छे केसेस डिसमिस हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस एयर इंडिया परचेज ऑफ दीज 787s. हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था. वी हैड चैलेंज द परचेज ऑफ दीज एयरक्राफ्ट बाय पॉइंटिंग आउट. प्रफुल्ल पटेल ने खूब बेईमानी करी थी उसमें. प्रफुल्ल पटेल ने 111 हवाई जहाज़ ऑर्डर कर दिए. एयर इंडिया डूब रहा था. हाँ. एयर इंडिया के पास ट्रैफिक नहीं था. एयर इंडिया ने अपने अच्छे रूट्स दूसरे एयरलाइंस को दे रखे थे. एयर इंडिया ने हवाई जहाज़ लीज भी कर रखे थे. फिर भी 111 हवाई जहाज़ परचेज, जिसमें से बहुत सारे 787 थे. लाइक कमिटिंग हाराकीरी. हाँ, तो एयर इंडिया उसके बाद डूब गया. उसके बाद फिर टाटा को बेचना पड़ा. लेकिन हाई कोर्ट ने रफा दफा कर दिया था कि नहीं, कुछ नहीं. उसमें CAG की रिपोर्ट भी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी की भी रिपोर्ट थी. फिर सुप्रीम कोर्ट में जब गया मामला तो फिर ये मोदी गवर्नमेंट आ गई थी. उन्होंने बोला कि अच्छा हम CBI इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो सरकार ही कह रही है कि CBI इन्वेस्टिगेशन कराएगी, तो ठीक है. इसीलिए चले गए क्या प्रफुल्ल पटेल उनकी उसके बाद प्रफुल्ल पटेल उनके गोद में बैठ गए. तो फिर CBI इन्वेस्टिगेशन बंद हो गया. उन्होंने बोल दिया कि biggest issue of democracy and why it's becoming weaker and weaker. So you feel that was you feel that should not have been, and that was. मतलब I feel that the Supreme Court should have monitored that investigation. तो उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि अच्छा सरकार कह रही है कि हम करवा लेंगे, तो उन्होंने करवाना शुरू किया. FIR वगैरह रजिस्टर करी. फिर प्रफुल्ल पटेल को अपनी गोद में बैठा लिया और फिर उसको रफा दफा कर दिया. दुख की बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोर्ट है, दिस इज द एपेक्स कोर्ट. फाइनल रिड्रेसल आपको वहाँ मिलता है और ज़्यादातर केसेस गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट, अट्रॉसिटीज़ या उसके खिलाफ होते हैं ज़्यादातर. लेकिन वही जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो जस्टिस का तो मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, मखौल हो जाएगा एकदम. हाँ बिल्कुल. अब देखिए आज इलेक्शन कमीशन का भी हो गया. इलेक्शन कमीशन was supposed to be an independent body, लेकिन आज हम देख रहे हैं बिल्कुल सरकार के कठपुतली बनकर रह गई है. और सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए कि भाई इनका अपॉइंटमेंट सिर्फ सरकार के थ्रू ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया कि भाई 3 मेंबर की कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और उन्होंने चीफ जस्टिस को निकाल दिया. उन्होंने चीफ जस्टिस को निकाल दिया. लॉ बना दिया कि भाई प्राइम मिनिस्टर, अनदर मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन. विद द रिजल्ट कि अब लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई बात ही नहीं रह गई. वो डिसेंट नोट लिखते रहते हैं. ये लोग जिसको चाहते हैं अपॉइंट करते रहते हैं. और रिजल्ट आपके सामने है कि सरकार की कठपुतली बनकर बिहार में करोड़ों लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल से बेईमानी से निकालने की कोशिश और 40 लाख वोटर ऐड भी किए जाते हैं. हाँ, महाराष्ट्र में ऐड किए गए, यहाँ निकाले जा रहे हैं. कभी सूरज दोबारा उगेगा हमारे डेमोक्रेसी पर, विल शाइन अगेन. नहीं, देखिए मेरी राय में इस समय ये गवर्नमेंट बहुत अनपॉपुलर हो चुकी है. और अभी तो बिहार वाला डिसीजन आई थिंक इज टोटली फॉलन ऑन देयर फेस विद दैट. हाँ, बहुत अनपॉपुलर हो चुकी है. और अब तो बस ये गुंडागर्दी के ही दम पर ये लोग चल रहे हैं. जिस दिन जनता खड़ी हो गई या जुडिशरी खड़ी हो गई, उस दिन इनका खेल ख़त्म हो जाएगा. जुडिशरी को खड़ी होने में टाइम. अभी जितने भी चीफ जस्टिस आएंगे वो सब ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज दिख रहे हैं जो हायरार्की के हिसाब से. हाँ, हो सकता है. देखिए I have been in the film industry as an actor, done more than 125 films, 75 series, and in 2007 I got into politics because if you remember there was a gentleman called Jay Prakash Narayan. He Lok Satta. So we were electing a citizen candidate, and so they took a constituency of Juhu, and from there Adolphe D'Souza was elected because we worked for him, and I was traveling and speaking from मंच से बात करना है. उसके बाद मुझे जयप्रकाश जी ने कहा, ही वॉज लाइक अ मेंटर फॉर मी. ही सेड कुनिका, तुम नाली के सामने बैठ के ऊपर बैठ के लकड़ी से हिलाओगी तो सिस्टम नहीं, तुमको इलेक्शन में खड़ा होना है. सो उनके कहने पर मैंने कहा क्या करें. तो मैंने कहा सर इंडिपेंडेंट तो नहीं लड़ सकते, अभी तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अभी 4-5 दिन ही बचे. ही सेड नो, यू जॉइन अ पार्टी. अब मैंने जो पार्टीज के साथ मेरा संबंध था अपना कांग्रेस, क्योंकि उनको जानती थी सलमान खुर्शीद साहब की वजह से, तो उन्होंने कहा कि आप बात कर लो. बात किया तो ऑलरेडी कैंडिडेट डिसाइड हो गया था. वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन थे. उसके बाद ये स्प्लिट हुआ NCP एंड कांग्रेस.
And वहाँ पे I got a ticket, I fought and I lost. I was the third number. Samajwadi won, Congress was second, and I was. So उसके बाद I got into politics. And it was, मुझे तो बड़ी कोफ्त होती, घुटन होती थी, लेकिन फिर 2014 से पहले मैंने अपना रेजिग्नेशन अशोक चौहान जी को कहा कि मैं जिसे नहीं वेट, एक इलेक्शन अभी आने वाला है, लोगों का मोरल डाउन हुआ, एंड आई वाज होल्डिंग अ गुड पोजीशन इन द महिला कांग्रेस. सो बट आई वाज वेरी वेरी अपसेट बिकॉज ट्राइबल एरिया में घूम के मैं आई टू गिव देम डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स कि क्या क्या होना, लेकिन वोटर कितने हैं, अच्छा ऐसा. एंड आई टोल्ड राहुल जी इन वन पब्लिक मीटिंग, पार्टी मीटिंग, दैट कांग्रेस का पतन होने वाला है क्योंकि इस तरह का एटीट्यूड है लोगों का. एंड ही लिसन टू मी पेशेंटली. एंड ईगोज एंड एयर कंडीशन पॉलिटिशियंस, पिग्मी लीडर्स. So then in 2014, before that, I kept my resignation ready when the counting was going on, so that tab tak mera duty as a karyakarta was done, and I resigned. Now before I resigned, I had this percolating in my mind for 2 years. My father was a very senior Air Force official. He was an Air Vice Marshal when retired. He used to tell me, "What did you get into? This is not this thing. It's a dirty place." And so I started studying in 2012 to become a lawyer. And I had not done my graduation because I had come to the film industry when I was very young. So I did my 12th standard again because I couldn't find my certificate. Then I did 5 years of law. I did 2 years of LLM with the basic idea that this is how I'm going to make a difference, Besides, I have an NGO which works in education. But I said, no, this is how I'll get, the reason of going into politics was power. You get power so you can do something. But honestly, sir, I got my degree, my sanad jisko kehte hain, in 2018. I have been so disillusioned with the judiciary. No, I understand. It is so sad, and I understand. And it's not an easy life for an advocate, but and also for the litigants. Yeah. What does your version of India look like? Is it still alive in today's India? The vision that you had for India, or that our freedom fighters have had? Well, yes and no. I mean, it is alive. It looks alive when you see many of our activists and youngsters and some of our fine alternate journalists who have moved out of the mainstream media and taken up alternative journalism, etc. And the public is listening to them. Yes. In fact, in my view, the alternate media is more powerful than the mainstream media. Yes. So then you feel that that vision is still alive. But when you see a lot of other people, so there are again two kinds of people. One who have become absolute hooligans, like if you see this Kamad Yatra, so many hooligans now in the name of religion, etc., who are just hooligans. Or when you see these lynch mobs and so on. So the number of people who have been criminalized and made violent has increased enormously during the BJP time. But even then, it is still a tiny minority of the population of the country. But there is a significant section of people who have become like zombies. Yes. Especially among our middle classes. The non-dissenters. The middle classes, upper middle classes, etc., who just watch these things happening, whose blood doesn't boil when they see this kind of injustice, who are just happy and willing to... Not happy, sir. I have a different opinion there. आपने जिंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी है ना मिडिल क्लास लोगों के लिए कि उनके अंदर हिम्मत नहीं कि आपके खिलाफ आवाज़ उठाए. वो बोलते चलो यार. नहीं, मैं तो थोड़े अपर मिडिल क्लास के लोगों की बात कर रहा हूँ. Many people in my family, etc. also, who are in a position to do something, or at least say something. Or in my school group, for example, all these school groups, the alumni groups, etc., these WhatsApp groups, by and large you see people who are hating not at on all... communities and... Some of them are hating and the others have become totally apathetic. I keep saying that when you see injustice, especially injustice of the kind which we are seeing in this country, your blood should boil.
you should उनकी feel. रगों में खून नहीं, बर्फ घूम रहा है, जैसे कुछ लोगों की that's रगों में right. सिंदूर घूम रहा है. वही हो गया. But seriously, sir, the larger portion of, this is my opinion, larger portion of our country is lower middle class. And उनकी ज़िंदगी हमने सचमुच इतनी मुश्किल कर दिया है और इतने डरा दिया है थ्रू दिस व्हाट्सएप एंड ऑल दिस पॉइजन दैट दे स्प्रेडिंग अराउंड, कि अब लोग आवाज़ ही नहीं उठाए. वही चाहते हैं. एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि एजुकेशन को बढ़ाएंगे तो फिर आप सवाल पूछेंगे. तो इफ़ यू सी सो मेनी, अभी तो हमने सुना है कि मुंबई में प्राइवेट जो BMC म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं, दे बीइंग टेकन ओवर बाय कॉर्पोरेट्स. नहीं, वो भी हुआ है. बहुत सारे पुअर या मोस्टली मिडिल क्लास लोग जो हैं वो डर गए हैं. उनको डरा दिया गया है कि भाई अगर तुम उठोगे बोलोगे तो फिर तुमको जेल में डाल देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे. सो वो भी बहुत हुआ. और बहुत सारे ऐसे फेंस सिटर्स थे, वो वेरी हैप्पी कि हिंदू मुस्लिम हम सब साथ में रहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में मैसेजेस डाल के उसने ऐसा किया, तुमको पता है उन्होंने ऐसा किया, हमारे कम्युनिटी के साथ ऐसा किया. दिस इज व्हाट दे बीन डूइंग, लिटरली ब्रेन वॉशिंग. सो कहते हैं ना, मैं कहती हूँ धर्म की घुट्टी पिलाकर ना सबको एकदम नशे में डाल दिया. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और फिर राम जी को भी वो घर लेकर आए थे. बिल्कुल. Faith-based politics and secularism. What is your opinion on that and the balance between that? हाँ, तो पहली बात तो मतलब ये सरकार तो दो चीज़ें कर रही है. एक तो रिलीजन को, हिंदू रिलीजन को खूब बढ़ावा दे रही है हर तरह से. वो कहते हैं 4 धाम के ऊपर खूब पैसा खर्च किया जा रहा है. एनवायरनमेंट को ख़त्म करके 4 धाम हाईवेज बनाई जा रही हैं, वाइडन करी जा रही हैं. कांवड़ यात्रा में सरकार खूब खर्चा करती है. कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाती है, चाहे वो दंगई हों, चाहे वो जो भी करें, उनको बिल्कुल खुली छूट दे रखी है. जबकि ईद में कुछ नहीं होता. तो मतलब रिलीजन के नाम पर इतना पैसा हिंदू रिलीजन के नाम पर सरकार खर्च कर रही है, जो कि मेरी राय में बिल्कुल गैर संवैधानिक है. And not the government should not be doing that. No, for a secular government should not be involved in religion at all. और दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जा रही है, खुलेआम सरेआम फैलाई जा रही है. बीजेपी के लीडर्स और ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं जिनको पूरी छूट दे रखी है, ये लोग बिल्कुल आग उगलते हैं उनके खिलाफ. कहते हैं कि उनको जान से मार डालो, उनकी हड्डियां तोड़ दो, वगैरह वगैरह. उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता. तो बिल्कुल रिलीजन के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान. एंड अनसाइंटिफिक थिंकिंग, ढोंग, ये सब को प्रमोशन दे रहे हैं. वो सब भी ढोंग भी, कि भाई टेक्स्ट बुक्स में से पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हटा दी गई, एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस करी जा रही है. मतलब बिल्कुल अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं कि भाई गोबर की लिपाई से रेडिएशन नहीं आएगा, कैंसर से अब बच जाए, कैंसर ख़त्म हो जाएगा, तरह तरह की. प्रधानमंत्री जब खुद इस तरह की बात करने लगे कि मैंने बोला कि भाई बादल हैं, रेडार उनका काम नहीं करेगा, बादल के समय जाकर हमला कर दो, या फिर बोलें कि भाई अब ग्लोबल वार्मिंग तो हो नहीं रही है, लोगों को ठंड ज़्यादा लगने लगी है या गर्मी ज़्यादा लगने लगी है, लोगों की क्षमता कम हो गई है. मतलब इस तरह की अगर बकवास प्रधानमंत्री करने लगे तो नेचुरली साइंटिफिक टेम्पर तो धीरे धीरे डिग्रेड होगा. So you're saying basically secularism का नामो निशान मिटता जा रहा है. मतलब it's from the governments or the right now the dispensing government that is there. From there for there. वो तो साफ साफ कहते हैं कि हम तो सेकुलरिज्म सोशलिज्म हटा देंगे प्रियम्बल से, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं. What is the India you dream of? What are the values we must immediately, urgently reclaim? रिक्लेम तो यही करना है कि we need fairness and justice. एंड फेयरनेस एंड जस्टिस में इनहेरेंट है कि भाई सेकुलरिज्म होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए. हाउ इज़ इट फेयर कि भाई कुछ लोगों के पास सारा पैसा हो, बाकी लोग जो हैं सड़कों पर भूखे मर रहे हों? हाउ इज़ इट फेयर कि कुछ लोगों के पास बड़े बड़े महल हों और कुछ लोगों के पास छत ना हो, छत भी ना हो, एक तारपोल भी नहीं होती. हाँ. सो बेसिक वैल्यूज़ दैट पीपल, मैं तो ये कहता हूँ ना कि देखिए एजुकेशन के 2 मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं.
एक है टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग and the power of reasoning, analyzing. And the second is to develop empathy. Empathy for the people around you, empathy for other beings, empathy for the planet in general, empathy for the ecology of the planet. So, अगर आपने ये दोनों qualities develop कर दी, तब फिर you have created good citizens of society. A robust education system and और empathy में fairness and justice inherent है. Just as justice empathy में secularism भी inherent है. अगर आपकी empathy होगी मुसलमानों के साथ ईसाइयों सबके पास होगा. हाँ, so therefore वही हम लोगों को develop करने की जरूरत है. So you're saying है. justice and empathy, fairness and empathy. Fairness, justice, empathy. What is, if you, I mean, to the new lawyers coming and activists today who want to question authority and they fear backlash, what is your advice to them? No, my advice is that you say what is fair and what is correct, and don't be deterred. If you keep doing and saying what is fair and what is correct, eventually people begin to see that what you are saying is fair and correct and true, and therefore even if those who are in power, whether they are in judicial power or political power, even if they try to clamp down on you, the people will support you. So you're saying be stuck with your conviction and continue. Keep it a continuous process. Yes, it's a continuous process. In recent years, sir, the artists, students, journalists, they've all been targeted for expressing their views. I mean, what is your opinion on sedition, on this new sedition enforcements of law that has come in? So sedition was a British law which said that inciting hatred against the government or inciting disaffection, not hatred, disaffection against the government was sedition. अब उन्होंने उसको modify करके बोल दिया disaffection against the state is sedition. अब state is not the government. Let's say कि you feel that India is doing something which is unfair. Let's say that you honestly believe that India should not have attacked Pakistan without having evidence of the involvement of the terrorists. Of the involvement of Pakistan in this Pahalgam incident. Now, you can, if you say that, you can be hauled up for sedition by saying that you are inciting disaffection against the state. So these are all, in my view, Supreme Court had said earlier in a 1962 judgment that this law would be unconstitutional unless you read it down. And you have to read it down to say that unless you are inciting violence or public disorder, communal clashes and public disorder, or public disorder, if you are inciting violence or public disorder, then it can be an offense. But otherwise, inciting disaffection against the government if the government is doing something wrong, or even against the state if the state is doing something wrong, cannot be considered to be a crime. That is the freedom of speech, right? Article 19. But so honestly, I mean, again, I will probably get penalized for this, but don't you see a pattern? Pulwama elections coming up. पहलगाम रिलीजन के ऊपर टारगेट किया. कहाँ है ये 4 टेररिस्ट? कुछ नहीं पता. अभी तक नहीं ढूंढ पाए. हमारी इतनी सुपर्ब एजेंसीज है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के दुनिया में लोग वाहवाही करते हैं. उसके बाद भी अभी इलेक्शन आने वाला है. तो आपको लगता है कि एक पैटर्न है ये? बिल्कुल पैटर्न दिखता है और इससे तो बहुत ही सस्पिशन क्रिएट होता है कि भाई आपने पुलवामा में अभी तक 4 लोगों को नहीं पकड़ पाया. कोई खुलासा नहीं किया पुलवामा में. अच्छा सॉरी, पुलवामा में कोई खुलासा नहीं किया. सीआरपीएफ वाज बीइंग, आपने सबसे पहले तो हवाई जहाज से उनको एयरलिफ्ट करने की परमिशन नहीं दी. उसके बाद इतनी बड़ी आरडीएक्स की ट्रक वहाँ घूमती रही इतने दिन तक, आप उसको पकड़ नहीं पाए. उसके बाद फिर आपने जो
सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है कि भाई कॉन्वॉय जा रहा है, वहाँ से कोई गाड़ी ना निकल पाए, उसको भी ब्रीच कर दिया। उसके बाद फिर ठीक से कुछ ये भी नहीं पता लगा कि इसके इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला। तो इससे तो बहुत सस्पिशन क्रिएट होता है, जो सतपाल मलिक कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रहा हो। एंड देन नेक्स्ट वाज कमिंग इलेक्शन, उसी के ऊपर नाम वोट मांगे गए और थे। उस पर फिर आपने मतलब ऐसा आपने कहते हैं मैंने घर में घुसकर मारा वगैरह, और उसमें आप ही का हवाई जहाज़ वहाँ गिर गया, आपका पायलट वहाँ कैप्चर हो गया, आपने अपने ही हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया, फिर भी प्रोपोगंडा कर करके आप इलेक्शन जीत जाते हैं ये कह के कि भाई हमने घर में घुस के मारा। यही अब ये पहलगाम में कोशिश कर रहे थे। जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि भैया हम कराची में खाना खाएंगे, अगले महीने प्लॉट खरीदेंगे। आप 4 आदमी इतनी अंदर घुस के आ जाते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान से आए, आप उनको ना तो पकड़ पाते हैं, ना कोई एविडेंस प्रोड्यूस कर पाते हैं कि वो पाकिस्तान से आए या पाकिस्तान ने भेजे, और आप उसके आधार पर एयर अटैक कर देते हैं। और उसमें भी आपके 5 हवाई जहाज़ जो हैं धराशाही हो जाते हैं, जिसमें से कुछ रफ़ेल, कुछ दूसरे हवाई जहाज़। और फिर भी आप क्लेम करते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी वगैरह वगैरह। तो ये तो अब और नहीं चल सकता ना। So you expose corruption in BJP as well as in Congress rule also. What do you think? Why do you think the systemic rot exists in the system? Is it because of the silence of people, or because of these, we cannot, the impermeable walls? What is it? Ultimately, lack of transparency of government functioning, lack of accountability, lack of having robust institutions to enforce that accountability. तो उसके लिए हमको एक रोबस्ट एंटी करप्शन एजेंसी, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, जुडिशरी, ये सब चाहिए ना। तो ये सब जब चरमराए हुए हैं, आपने लोकपाल बना दिया, ऐसे लोगों को लोकपाल बना दिया, टूथलेस टाइगर। बिल्कुल बोगस लोगों को पहले तो आपने लोकपाल बनने नहीं दिया, फिर बोगस लोगों को लोकपाल बना दिया है, जो बिल्कुल सरकारी टट्टू हैं, उन लोगों को आपने लोकपाल बना दिया। और फिर आप कह रहे हैं कि भाई हम करप्शन, तो ऑब्वियसली लोगों को लगता है, जब लोगों को लगता है कि कोई चेक नहीं है और वी कैन गेट अवे विथ एनी काइंड ऑफ करप्शन, तो फिर करप्शन बढ़ता ही है, पनपता ही है। यही पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली लोकपाल के पूरे एजिटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। You still believe that the constitution is a living document, or it's hollowing from inside because of all these things that are happening? नहीं, it is still a fairly good document. The BJP of course is trying. It just needs the right foot soldiers to. You need the right institutions. Sir, electoral bonds. आपने वो केस, मतलब you fought that case, and the long delays that took in the verdict. You think that was जानबूझ के, or was it just the process of the court? And how has it affected the democratic system? I mean, of course, elections is a very, very important part of democracy. खैर ये तो delays तो have become endemic in the judiciary. Of course, इस केस में डिले से ये हुआ कि 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लिए गए, जिसमें से 8,000 करोड़ से ज़्यादा के बीजेपी को मिल गए। लेकिन उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद आपने उसका खुलासा ऑर्डर कर दिया, किसने दिया, किसको दिया। अब जब उसमें ये बात निकल कर आई कि जिन कंपनियों ने दिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, उनके ऊपर सीबीआई ईडी की रेड चल रही थी, वो रेड हटा दी गई, उसके बाद उन्होंने पैसे डाले। हाँ, अब जब क्लियर हो गया कि करप्शन के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए गए थे, घूस के तौर पर दिए गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट बैठ जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि भाई इसमें एक एसआईटी बनवाइए, क्योंकि ये पुलिस वगैरह और सीबीआई और ईडी ये तो खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसमें इन्हीं का इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों को यूज़ किया गया है फॉर एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम कंपनीज। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं जी, अब हम और कुछ नहीं करेंगे।
मतलब if you've gone halfway, you have to follow it through. Walk the But full mile. You're unfortunately, right, absolutely. न्याय या नायाब? न्याय या नायाब? I always prefer न्याय. न्याय. हाँ. I thought as much. एक बुक जो आप सबको पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से, और लास्ट बुक जो आपने रेकमेंड की है और क्यों किसी को पढ़ने के लिए? नहीं, किताबें तो बहुत हैं, लेकिन एक किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि बेसिकली साइंस के बारे में एक फिजिसिस्ट ने लिखी है. Surely you are joking, Mr. Feynman. Mr. Feynman. हाँ, I'm gonna write Feynman this was down. an American physicist, very, in my view, one of the best physicists of all time. उनकी एक किताब है Surely you are joking, Mr. Feynman. You think आम आदमी समझ पाएगा इसको जिसने हाँ, फिजिक्स नहीं बिल्कुल, पढ़ी? बिल्कुल. अगर उसका हिंदी में अनुवाद अगर किसी ने किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो होना चाहिए उसका. So that's what you recommend. अगर आप लॉयर नहीं होते तो क्या होते? फिजिसिस्ट या फिलोसोफर? फिलोसोफर. क्या अभी बात. मैंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़े सालों बाद आई donned my philosopher's hat once more, and I wrote 2 articles published in the Wire on artificial super intelligence. Which month was that? I must check. I'm a तो एक तो subscriber to जुलाई 23 में है और एक मई 25 Oh, में. great. So, guys, all of you check it out. And for that, you have to subscribe to Wire. Because it's not in the public domain until you're It subscribed. is in the public domain. Wire तो public domain में है. No, but these articles also. हाँ, Okay, बिल्कुल, sorry. बिल्कुल. You just Google it, you'll Google get it. it. Okay. एक political figure जिसके साथ डिनर करना चाहेंगे आप, भले ही वो he's passed away, even if he's not alive today. अच्छा. Okay. तो I would say Jawaharlal Nehru. Oh. For his ideology, for his struggle to free India, for his vast knowledge and understanding for how he developed India from scratch. of the country, of the world, etc. Last Netflix show you watched? Oh, अच्छा. Turning Point. The Cold War, the Vietnam War, Turning Point, documentary series. Okay, on Netflix. Netflix. Also another one called Virgin River. It's a series. I'm not promoting Netflix, but sir, is there any other OTT Virgin platform? Is this also on Netflix? Yes. Okay. Any other Virgin OTT platform which you saw something interesting? Prime में तो एक हमारी sister ने बनाया है legal serial called it's called Guilty Minds. Guilty Minds. It's a good serial. On Prime. Okay. Yeah. So, what's that one book that changed your perspective of life? Is it the same one which you mentioned? नहीं ऐसे one book कहना बड़ा मुश्किल है. I mean so many of okay, one book can be Language, Truth and Logic by A.J. Ayer, which explains the basic logical positivism. One judge you deeply respect, even if he's an erstwhile judge. Justice Krishna Iyer. What और great अभी जो judge. रिटायर हुए Justice Abhay Oak. Yes, again another wonderful, morally correct person. Yeah. A law you would repeal immediately if you had, if you was a law minister, or if you had. UAPA. Very nice. And you're fighting for Sharjeel Imam and okay. हाँ नहीं हमने तो UAPA को challenge भी किया हुआ है. But वो काफी दिन से So चल रहा है badly ना. misused. But it's been going on for a long time. So 5 साल से ऊपर हो गए. हाँ pending है. Gandhi, Ambedkar or Nehru, who shaped your worldview most? I would say Nehru. What keeps you awake at night? Corruption, apathy or silence? No, what keeps me awake at night is really the very, very dangerous happenings in geopolitics which are going on. All over the world. And also the very, very rapid developments in artificial intelligence which are happening. But you So I follow both these things very closely. So Jeffrey Sachs, for example, one of the best commentators on geopolitics, I watch his interviews very often. Also, there is one judge called Judge Napolitano, who interviews many, many very fine people. Professor John Mersheimer, Jeffrey Sachs,
And this is all available on YouTube? Yes, all available on YouTube. And also the developments in artificial intelligence which are... But you are very pro artificial intelligence because you spoke in the beginning. Yeah, I am very pro autonomous artificial intelligence. What I feel is कि अभी तो artificial intelligence is still being used and sometimes misused by humans. But we are rapidly approaching the point where it will become autonomous and therefore Will not be in our control. will not be misused by or us. will not be misused by people. By humans. But what is the chance of it being out of our control? No, it will be out of our control, and I am happy that it will be. I want it to be out of our control because humans are the cause of our problem. As they say, artificial intelligence may save us from human stupidity and atrocities. Have you thought, again, ever joining politics? You already answered that you are not cut out for politics, but you're ready to advise somebody who wants to start a political party or on politics. So I always keep saying that you have to first create a mass movement in the country. And thereafter, like India Against Corruption became a mass movement. Thereafter, it morphed into a political party so that party already had sufficient visibility. Because the whole game is of visibility. And visibility is normally purchased by money, failing which you have to have a mass movement. If you don't have money, you have to have a mass movement. So, if somebody is able to create a large mass movement on, say, unemployment, then thereafter it can be morphed. But then that sole agenda of the political party will be unemployment, or they'll take up other issues? They'll take up other issues. What if a religious community thinks this? If a religious community wants to join hands and start their own political party, would it be a political party or would it be a coup? I mean, coup is generally with the army, but I'm saying... A religious community should not be forming a political party. That, in my view, is counterproductive. Okay. Thank you so much, sir. Your dedication towards activism, your legal battles, and if you didn't have a family, would you have had the same passion or would you have, done it more aggressively? If I didn't have a family, then I may have been more aggressive with my activism. So, because the family does take up some part of your time. No, not attention. Time. Do you fear for your family? Acha. Yes. Also that. So, for example, in the contempt case, some members of my family were very fearful of my being sent to jail. And therefore, they wanted me to apologize, some of them. So that was the pressure put on you, yes. But would you rather go to jail? But my father had made it very clear to me that he said that, look, all of us have been to jail. What's the big deal about going to jail? You would have been grandfather ready to go to was jail? in jail. Huh? You would have been ready to go to jail? Yes. I had prepared myself for that, yes. So, बीवी बच्चों का pressure आया था आप पे? बीवी का भी इतना नहीं, हाँ, एक आध बच्चों का, एक आध बच्चे का प्रेशर था थोड़ा. Thank you, sir. Thank you so much for your time. प्रशांत भूषण एक ऐसी आवाज़ है जो कानून की किताबों से निकलकर ज़मीर तक जाती है. उनका डर सिर्फ एक ही चीज़ से है कि कहीं हम चुप ना हो जाएं. अगर आपको लगा कि कुछ सवालों ने आपको जगा दिया है तो इस एपिसोड को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, जब तक सवाल बचा है तब तक लोकतंत्र जिंदा है. मैं हूँ कुनिका and thank you very much for watching Guftagu with K, and thank you, sir, for your time and your knowledge that you have shared and all the wonderful books and the articles that you have mentioned. I'm going to definitely see them and read them and the shows and I'm इस लाइफ टाइम में तो नहीं शायद आपकी तरह बन पाऊंगी, लेकिन अगले जन्म पे अगर अरे क्यों नहीं नहीं, अब तो उम्र भी काफ़ी हो गई है, लेकिन I feel that I started too late but yes, it will definitely help me to grow to a better person. Thank you so much. Thank you Kunika. I enjoyed this interview. Thank you so, and that's a compliment for me. Thank you.